Hello, good morning and welcome one and all present my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me Aniket। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का पोएट्री देख रहे थे और आज इस पोएट्री के पार्ट में हम लोग देखेंगे एक न्यू पोएट्री जिस पोएट्री का नाम है द बोल पोम और जिसको लिखा गया है बाय जॉन बेरीमैन। तो देखिए जैक में क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोम, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अक्सर सवाल पूछा गया है। दैट मीन्स कि आपको इसका जो टाइटल है द बोल पोम इसको अच्छे से याद कर लेना है और साथ ही साथ इनके जो पोएट हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है, क्योंकि इनका जो नाम है ना इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने के टाइम में। तो ये नाम को आप अच्छे से याद कर लेंगे, BERRYMAN, ठीक है। तो बुक में जो आपका लिखा हुआ है वो है जॉन बेरीमैन। तो आइए मैं शॉर्ट डिटेल में इनके बारे में बताता हूँ और इन्होंने क्या लिखा था और क्यों ये फेमस है इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले तो सबसे पहले इनका जो पूरा का पूरा नाम है, फुल टाइटल इसका है जॉन एलन मैकअल्पिन बेरीमैन। जॉन एलन मैकअल्पिन बेरीमैन इनका पूरा नाम हो जाता है और वॉज एन अमेरिकन स्कॉलर एंड पोएट। तो वो एक अमेरिकन स्कॉलर थे और एक पोएट थे। स्कॉलर कहने का मतलब है आपका विद्वान। विद्वान दैट मीन्स कि ये लिटरेचर के फील्ड में बहुत सारी चीजों के बारे में इनको नॉलेज था, यानी कि एक पंडित थे लिटरेचर के। दूसरा ये एक कवि थे, कवि यानी कि जो कविताएं लिखा करते थे। In the second half of the 20th century, he was a major figure in American poetry and is considered a key figure in the confessional school of poetry। तो देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, ठीक है, यानी कि आधा जब 20वीं सदी बीत गया था तो उसके बाद वाले 20वीं सदी में, यानी कि आधा 20वीं सदी, सेकेंड हाफ 20वीं सदी में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इनके बारे में कि वो एक मेजर यानी कि प्रमुख कवियों में से एक माने जाते थे। और दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इज कंसिडर्ड ए की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री में इनको बहुत ही ज्यादा बड़ी उपाधि के रूप में पोस्ट दी गई थी और इनको बहुत ज्यादा मेजर पोएट के रूप में देखा जा रहा था वहां पे। लेकिन अब यहाँ पे मेन आपका ये हो जाता है कि कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री क्या था। तो देखिए कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक मूवमेंट था। मूवमेंट था 20th सेंचुरी के लिटरेचर के फील्ड में, लिटरेरी फील्ड का एक मूवमेंट था। मूवमेंट यानी कि आंदोलन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस आंदोलन में वो क्या करते थे, कविताएं लिखा करते थे। कविताएं लिखा करते थे, लेकिन कैसी कविताएं लिखा करते थे? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है कि अपने बारे में जो राइटर होता है या कवि होते हैं वो लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये लोग ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री लिखा करते थे। ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री यानी कि अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने से जुड़े पास्ट या फ्यूचर या प्रेजेंट के बारे में वो लोग कविताओं में वर्णन किया करते थे। दैट वॉज द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो उसमें अपने बारे में जिक्र किया करते थे वो लोग। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकी जन्म कब हुई थी। तो इनकी जो जन्म है वो 25 अक्टूबर 1914 मैकलेस्टर ओक्लाहोमा यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को बोला जाता है। वहां पे इनकी ओक्लाहोमा नाम के स्थान में एक जगह है जिसका नाम है मैकलेस्टर। वहां पे इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुई थी। अब 1914 में हम लोग जानते हैं कि एक और बहुत ही बड़ा संग्राम हुआ था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग देखते हैं कि 7 जनवरी 1972। तो इनकी जीवन काल जो है वो ज्यादा लंबी नहीं रही है। 1914 में इनकी जन्म हुई और 1972 में इनकी मृत्यु भी हो गई। कहाँ पे हुई? तो वो हुई आपकी मिनेसोटा यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु हुई। अब इनको एक अवार्ड, एक नहीं कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे, लेकिन मैं यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में जिक्र किया हूँ। और उस अवार्ड को 1917 के अप्रोक्स में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो इनको पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री इन 1965 में दिया गया था, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड दिया गया था 1965 में। किस लिए दिया गया था? तो इनके द्वारा लिखे गए 77 ड्रीम सॉन्ग्स के लिए इनको क्या दिया गया था? पुलित्जर अवार्ड। कब दिया गया था? 1965 में। आपको ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ये जो लाइफ स्पैन है ना इनका 1914 से 1972
और यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो एक मेजर फिगर थे कब, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो आप अगर देखें तो 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है यहाँ पे आपका 1950, ठीक है, उसके बाद फिर 1950 से लेकर के 2000 तक रहा। तो इनकी ज्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं रही है, इसीलिए ये सेकेंड हाफ में बहुत कम लाइफ स्पैन किए अपना और बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे याद रखेंगे कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री। ये क्या था? एन अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट इन 20th सेंचुरी कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसली पर्सनल एंड सेल्फ रिवीलिंग पोम्स। तो डियर लर्नर्स, जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि बोर्ड पर पूरा नहीं, मैंने हाफ पोएट्री लिखा है। हाफ पोएट्री को मैं समझा लूंगा, उसके बाद आधा पोएट्री समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बिफोर यू रीड में हम लोग देख लेते हैं कि बिफोर यू रीड में क्या बोल रहा है, आखिर इस पोएट्री के बारे में क्या बोला गया, आखिर ये पोएट्री है क्या। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए बॉय लूजेस ए बॉल, एक बच्चा है जो कि अपना बॉल खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, और बॉल खोने के बाद क्या होता है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, और एक बॉल की जो कीमत होती है ना वो ज्यादा नहीं होती है। नॉर इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और उस बॉल को यानी कि उस बॉल की जगह पे दूसरे बॉल को खरीदना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट, बॉल खो गया है, उसके बाद बच्चा उदास हो गया है, लेकिन बॉल खरीदना क्या है, बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि बॉल का जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो बॉल को खरीदा जा सकता है फिर से। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि फिर भी बच्चा क्यों अपसेट है, क्यों उदास है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। तो यहाँ पे कवि के द्वारा बोला गया है कि वो बच्चा एक बॉल के खोने के बाद क्यों उदास हो जाता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है। अच्छा, एक्चुअल में आपको इसलिए जानना होगा क्योंकि वहां से वो कुछ सीखता है, कुछ एक्सपीरियंस करता है उस बॉल के खोने से। अब आखिर की उस बॉल के खोने से क्या सीखेगा वो बच्चा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या अनुभव करेगा। क्योंकि बॉल खो गया है तो हम दूसरा बॉल खरीद सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग का बॉल गुम हो गया तो हम लोग दूसरा बॉल खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पहला बॉल था, उस बॉल के खो जाने के बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसको जानने के लिए पोएट ने बोला है कि हम लोगों को इस कविता को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ करके समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पोएट्री को पढ़ते हैं और पढ़ करके समझते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट वी कम टू द पोएट्री। यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water, no use to say, oh, there are other paths. An ultimate seeking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless now. तो ये था पोएट्री। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं, आइए मैं बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने जैसा कि फर्स्ट में ही हम लोगों ने बिफोर यू रीड में देख लिया कि जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि वो कुछ सीखता है और कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ अनुभव करता है। आखिर एक बॉल के खो जाने से कोई भी बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति क्या सीखेगा? ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ करके तो समझेंगे, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक कुछ भी चीज है हमारे पास, कोई भी वस्तु है जो किसी के द्वारा दिया गया है, मान लीजिए कि कोई बर्थडे है आपका और उस बर्थडे में आपको दिया गया है कोई गिफ्ट, ठीक है, वो गिफ्ट आपका खराब हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि आपको एक बॉल दिया गया जो कि आपको फेवरेट है, क्रिकेट खेलते हैं आप, क्रिकेट का बॉल दिया गया, आपका बहुत फेवरेट है वो बॉल, ठीक है, क्योंकि आपके बर्थडे के दिन में वो बॉल दिया गया और वो खो गया, तो हम दूसरा बॉल खरीद सकते हैं या नहीं? अब खरीद सकते हैं, लेकिन उस बॉल के खो जाने पर हम इतना उदास क्यों हो जाएं जितना कि हम बार बार सोचते रहे कि अरे वो मेरा बॉल।
अरे वो मेरा बॉल खो गया, अरे वो मेरा बॉल बहुत अच्छा था, अरे वो मेरा बॉल जो था ना वो बहुत खूबसूरत था, अरे वो जो मेरा बॉल था ना बहुत लकी बॉल था। तो आखिरकार हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते रहते हैं, और हम लोग इससे क्या सीखेंगे? ठीक है, कुछ चीज के खो जाने से हम लोग क्या सीखेंगे? तो यहाँ पे बोला जा रहा है पोइट के द्वारा कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कि उस बच्चे का क्या हुआ जिसका बॉल अब खो चुका है। What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. देखिए यहाँ क्या होता है, पोएट बोलते हैं कि उस बच्चे का क्या हुआ जिसका बॉल खो गया, ठीक है, और अब वो क्या कर सकता है। What is he to do? अब वो क्या कर सकता है। I saw it go, मैंने उसे जाते देखा। किसे जाते देखा? बॉल को जाते हुए देखा। मेरिली बाउंसिंग, मेरिली का मतलब होता है खुशी, ठीक है, खुशी पूर्वक जाते हुए। तो आप लोग इसको जो भी वर्ड मीनिंग है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मेरिली बाउंसिंग, मेरिली का मतलब होता है खुशी पूर्वक, और बाउंसिंग मतलब कि टपकते हुए। तो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। यानी कि मैंने देखा कि वो जो बॉल था उस बच्चे के हाथ में, वो बॉल बच्चे के हाथ से छूटा और छूटते के साथ ही बहुत खुशी पूर्वक उत्साह के साथ वो बॉल उछलते हुए टपकते हुए स्ट्रीट से होकर के पानी में चला गया। ठीक है, स्ट्रीट से, रास्ते से होकर के वो पानी में चला गया। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और यहाँ पे ये कहना सही नहीं होगा कि वहां पे कोई दूसरा बॉल भी था। कहाँ पे? पानी में। ठीक है, या फिर ये भी कहना सही नहीं होगा कि उस बच्चे को उस बॉल के जगह पे कोई दूसरा बॉल दिला दिया जाए। अब देखिए ऐसा क्यों है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है सॉरो, यानी कि दुख। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब जैसे ही वो बॉल टपकते हुए खुशीपूर्वक पानी में चला जाता है स्ट्रीट से होते हुए, वैसे ही वो बहुत ज्यादा बच्चा आखिरकार उदास हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है ना। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। जैसे कि वो एक ही स्थान पर स्थिर एकदम खड़ा है, और उसके बाद वहां से वो क्या कर रहा है, कांप रहा है। उस बॉल को देख रहा है कि मेरा बॉल, अरे मेरा बॉल, वो चला गया पानी में। उसको देख रहा है, एक ही जगह खड़ा है, वो हिल नहीं पा रहा है। ठीक है, कांप रहा है, और साथ ही साथ वो घूर रहा है, स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर देख रहा है, घूर रहा है एकदम, एक टक देख रहा है, लगातार देख रहा है उस बॉल को। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless now। तो देखिए अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है। मैंने तो आपको रिजिड का मतलब बता दिया, कठोर, ट्रेमलिंग का मतलब कांपना, और स्टेयरिंग का मतलब घूरना। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है जिसका सिनोनिम आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाता है पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है हार्बर, और हार्बर मतलब होता है पोर्ट। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी हो जाता है बंदरगाह, जहां की पानी जहाज आकर के ठहरते हैं। जिस तरीके से बस स्टैंड में बस आकर के ठहरता है, रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी आकर के ठहरता है, उसी तरीके से बंदरगाह होता है पोर्ट। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यानी कि वो युवावस्था वाला दिन जब वहां पे उसका बॉल गया था, खेलते हुए पानी में टपकते हुए पानी में चला गया था। Where his ball went, यानी कि हार्बर में, जहां पर वो खड़ा था वहां पर हार्बर था, और हार्बर यानी कि बंदरगाह, वहां पे उसका बॉल टपकते हुए चला गया था। अब बंदरगाह जो है वो थोड़ा हाइट में बनाया जाएगा, ठीक है, पानी जहाज के लेवल में, जिससे कि नीचे समुद्र रहेगा, समुद्र का पानी रहेगा। अब उससे नीचे हम अगर तैरने जानते हैं तभी जाएंगे, या फिर वहां पे जाने की मनाही होती है। I would not intrude on him। इंट्रूड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं वहां पर उसको हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। ए डाइम, यहाँ पे डाइम जो वर्ड है ये होता है 1/10 ऑफ द यूएस डॉलर। यानी कि यूएस डॉलर जो होता है उसका 1/10, ठीक है, 10वां भाग।
तो उससे यानी कि ये डाइम जो है वो करेंसी के बारे में बोला गया है, तो ये करेंसी है। ए डाइम यानी कि एक डाइम से अनदर बॉल यानी कि दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है, इज वर्थलेस, लेकिन वो जो बॉल होगा क्या होगा, वर्थलेस होगा, यानी कि वो पैसा भी वर्थलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नाउ अब ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of possession. People will take balls, ball will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every must one day know and must know many days how to stand up. अब यहां पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि his senses first responsibility, तो अब क्या होगा कि वो बॉल खो दिया है, एक डाइम में बॉल खरीदा जा सकता है लेकिन वो बॉल का जो कीमत होगा वो कीमत तो होगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं होगा, उसका रियल मीनिंग में कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि his senses first responsibility, तो यहाँ वो बच्चा क्या होगा, उस बॉल के खोने से पहला जिम्मेदारी समझेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। अब उसको अपने पहले जिम्मेदारी का एहसास होगा। सेंस मतलब होता है अनुभव करना या एहसास करना या पता चलना। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, या पोजीशन मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार रखना, ऑनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, यानी कि अधिकार रखने वाले इस दुनिया में अब उस बच्चे को पता चलेगा कि उस चीज पर, जिस बॉल पर उसका अधिकार था, उसके खोने के बाद कि उस चीज पर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि क्या उत्तरदायित्व था। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग क्या कर सकते हैं, बॉल लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल खरीदेंगे लोग और बॉल क्या होगा, बार बार खोएगा, हमेशा खोएगा। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, लोग बार बार बॉल खरीदेंगे, बार बार बॉल खोएगा। लेकिन यहाँ पे वो उस छोटे बच्चे को क्या बोल रहे हैं कि लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और उसके बाद फिर उस बॉल को जो खो गया है उस बॉल को हम नहीं खरीद सकते हैं। नया बॉल तो खरीद लेंगे लेकिन जो बॉल खो गया है उस बॉल को हम नहीं खरीद सकते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, तो मनी क्या है, पैसा क्या है, बाहरी तत्व है। एक्सटर्नल मतलब होता है जैसे इंटरनल एक्सटर्नल हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि मनी जो है वो बाहरी तत्व है, उससे हम कोई भी एहसास नहीं होता, कोई भी चीज महसूस नहीं होता, कोई भी चीज हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी क्या है, एक्सटर्नल है, वो खो जाएगा बॉल हम फिर से खरीदेंगे नया बॉल, पुराना खो जाएगा नया खरीदेंगे, पुराना खो जाएगा नया खरीदेंगे। लेकिन पुराना खो जाएगा तो क्या हम पुराने बॉल को ही खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। ही इज लर्निंग, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, अब यहाँ पे डिस्परेट का मतलब हो जाता है उदास, ठीक है। तो अब वो उन उदासी भरी आंखों से उस बॉल को देख रहा है और उससे क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। उस बॉल के खो जाने के बाद वो क्या कर रहा है, पछतावा कर रहा है अपने आप में, और उस पछतावे के माध्यम से क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। लर्निंग मतलब सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो सीख रहा है, लेकिन सीख क्या रहा है, तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब एपिस्टेमोलॉजी एक बहुत ही लंबा चौड़ा वर्ड यहाँ पे आ गया, तो ये एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेम से आया है, जो कि ग्रीक का एक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड एपिस्टेम से आया है और उसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज या थियोरी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के बारे में सीखना, ठीक है, जानना। तो वो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो उन उदासी भरी आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि खोने का ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है कि कोई चीज खो जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है। हाउ टू स्टैंड अप, और किस तरीके से उस खो जाने के बाद किस तरीके से उसको खड़ा होना है और आगे चलते रहना है। knowing what every must one day know and must know many days how to stand up, तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि knowing what every must one day know,
तो वो उसी वक्त सीख जाएगा, यानी कि उस बॉल के खोने के वक्त में ही सीख जाएगा, जो कि वो आगे चल करके सीखने वाला होगा, वो उसी वक्त सीख जाएगा। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और उसके माध्यम से वो सीख जाएगा कि आगे मुझे किस तरीके से दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहना है, और साथ ही साथ वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सीख जाएगा कि मेरा क्या उत्तरदायित्व है किसी चीज को लेकर के। यानी कि किसी चीज के ऊपर अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको लेकर के वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और उसको अच्छे से संभाल करके रखे। सो दिस वॉज आवर पोम, द बोल पोम, जिसके जो पोएट थे जॉन बेरीमैन। तो आई होप कि आप लोगों को ये कविता अच्छे से समझ में आया हो, और कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़े, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका सारा क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग जो भी डिफिकल्ट होगा वो आप देख लेंगे। बाकी जो भी आपको नहीं समझ में आया या फिर जो भी आपको फिर से समझना है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे जुड़ करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर योर कमिंग एग्जाम।